टुडे वी विल लुक इनटू द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पे उसका कैसे रूल्स और रेगुलेशन फॉर्म हुए उसका बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। तो ब्रिटिश केम एज अ ट्रेडर इन 1600 टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने उनके पास एक्सक्लूसिव राइट थे ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया, और वो राइट्स उन्हें दिए थे क्वीन एलिजाबेथ वन ने, जो कि सिर्फ उस एक पर्टिकुलर कंपनी के पास थे और यूके ब्रिटेन के अंदर किसी के भी पास नहीं थे। उसके बाद क्या है कि 1765 में जो कंपनी है उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों राज्यों की जो है दीवानी राइट्स को ऑब्टेन कर लिया बाय एट द टाइम ऑफ एम्परर, और जिसके तहत उनके पास जितने भी रेवेन्यू के राइट थे वो सारे के सारे और जितने भी सिविल जस्टिस के राइट थे उनके ब्रिटिश के पास आ गए। उसके बाद उन्होंने अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू किया और ये 1858 तक नॉन स्टॉप चलता रहा। 1857 में जब फर्स्ट सिपाही म्यूटनी हुई, उसके बाद जो है 1858 का जब एक्ट आया उसमें जो है ब्रिटिश क्राउन जो था वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था फॉर गवर्नेंस इन इंडिया, और तब से लेकर 1947 तक जो है ब्रिटिश क्राउन सोल रिस्पॉन्सिबल रहा है और डायरेक्ट गवर्न हुआ है इंडिया बाय ब्रिटिश क्राउन। जब भारत के अंदर इंडिपेंडेंस की बात शुरू हुई तब हमें ये चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि हमारे पास भी एक संविधान होना चाहिए। तो उस समय के जो लीडर थे एम.एन. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने कहा कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म हुई आपकी 1946 में, और जनवरी 26 को 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केम इनटू फोर्स। हाउएवर वेरियस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये दोनों अगर आप देखोगे हमारा प्रेजेंटली संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो चीज़ें कुछ ली गई हैं वो पहले के जो एक्ट्स आ चुके हैं जो कि ब्रिटिश द्वारा लाए गए थे उनसे कहीं ना कहीं मैच करती हैं या फिर कोरिलेट करती हैं इस तरीके की चीज़। जैसे कि 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो एक्ट, अगर आप उसको उठा के देखोगे तो कुछ लोगों ने ये क्रिटिसाइज भी किया है कि इस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 को पूरा का पूरा कॉपी कर लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। भीमराव अंबेडकर इस चीजों को इस तरीके से नहीं देखते थे। वो मानते थे कि कॉपी अगर किसी हम अच्छी चीज को कर भी रहे हैं तो उसमें कोई बुराई है नहीं। So there are certain events in the British rule that laid down the legal framework for the organization and the functioning of the government, और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ब्रिटिश इंडिया का, उनके लिए उन्होंने काफ़ी सारे रूल्स ले आए। अगर हम इसको देखें तो ये टू मेजर हेडिंग के अंदर जो है इनको डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहला है कंपनी रूल, जो कि 1773 से 1858 तक चला। फिर जब हमने 1857 में सिपाही म्यूटनी देखी, उसके बाद जो है क्राउन रूल आ गया आपका 1858 में, जो कि चलता है 1947 तक, टिल द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी रूल, जो कि 1773 से लेकर और 1858 तक चला। सबसे पहला जो आया वो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये जो है बहुत मेजर इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जो है ब्रिटिश इंडिया ने जो है कोई भी ऐसा रेगुलेशन लाया था जो कि गवर्न करेगा इंडिया को। अभी तक वो गवर्न नहीं, अभी तक वो ट्रेड कर रहे थे सिर्फ, अब वो गवर्न करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। दिस वॉज द एक्ट विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यही वो पहला एक्ट था। अब हम इस प्रोविजन के कुछ एक्ट्स देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिक्लेयर कर दिया गया, और उनके पास उनके लिए उनको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई विच विल बी हैविंग 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने बंगाल के वो हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसके नीचे जितने भी गवर्नर्स हैं ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास प्रेसिडेंसीज वो उनके सबॉर्डिनेट रहेंगे, बट जो सुप्रीम रहेगा वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कैलकाटा में 1774 में, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। और इस एक्ट के तहत जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट हैं उन्हें कोई भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं करना है, और ना ही किसी से किसी भी तरीके गिफ्ट एक्सेप्ट करने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। और अगर हम देखें 1773 के पहले तो इतना ज़्यादा करप्शन हो गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया के सर्वेंट हैं कंपनी के, वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्टअप करके और इंडिया से जो है बिना किसी टैक्स और टैरिफ के जो है यहाँ से जितने भी आपके आइटम्स हैं उनको यूके भेज रहे थे, और इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा वो भी पैसे कमाने लगे थे। लेकिन उससे कंपनी का काफ़ी नुकसान हो रहा था। उसको काउंटर करने के लिए इस एक्ट में उन्होंने जितने भी सर्वेंट थे उनको कोई भी ऐसी प्राइवेट ट्रेड खुद की नहीं करनी है। जो भी वो काम करेंगे वो डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही करेंगे। और इस एक्ट ने इट स्ट्रेंथेंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। अब क्या है कि कोई भी कंपनी जब किसी कंट्री में रूल कर रही है, लेकिन उस कंट्री की पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है वो कैसे एक प्राइवेट कंपनी को इतने बड़े टेरिटोरियल एक्सपेंशन का जो है अकेले जिम्मेदार दे देगी। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है वहाँ की, उन्होंने जो है अपना क्या कहते हैं जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है और स्ट्रॉन्ग कर लिया। अगर हम कहें तो उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है बनाया और ये कहा कि जितनी भी चीज़ें सिविल मिलिट्री अफेयर्स या फिर रेवेन्यू जितनी भी चीज़ें इंडिया के अंदर हो रही हैं वो सारी चीज़ों को गवर्नर जनरल को जो है इन्फॉर्म करना है टू दी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स।
अब जो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1780 आया। अब देखो ये है कि वैसे तो 20-20 साल के अंतराल पे ही जो है कोई भी एक्ट आने थे, लेकिन इस एक्ट को लाया गया क्योंकि हमारा जो पिछला एक्ट था, दी एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और फिर पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो गवर्नर जनरल को। तो इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल है उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा दिया। पहले क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को वो आंसरेबल होते थे अगर वो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें जवाब देना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि बना था 1774 में विद 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अब क्या है कि इस एक्ट के तहत जो है उन्हें कोई जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का ना गवर्नर जनरल पे होगा ना ही उनकी काउंसिल पे होगा। एंड सिमिलरली इसी तरीके से जो है इट एग्जाम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, और सिर्फ गवर्नर जनरल और काउंसिल ही नहीं, जितने भी सर्वेंट थे कंपनी के उन सबको जो है सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर कर दिया गया। और दूसरी चीज जो यहाँ पे हुई, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर अराइजिंग इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली अगर देखा जाए तो जितने भी रेवेन्यू के जो भी केसेस थे या फिर जो भी इशू हैं कुछ भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगा। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का काम है सिर्फ यहाँ पे सिविल जितने भी केसेस हैं उनको वो डील करे, बाकी उसके जुरिडिक्शन के अंदर कोई भी नहीं आता है। इस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है जितने भी हिंदूज हैं उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है उनको ट्रायल करेगा, और जितने भी मुस्लिम हैं उनको शरिया लॉ के तहत जो है वो ट्रायल करेंगे, यही कहा था। इट लेड डाउन द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड नॉट बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी प्रोविंशियल कोर्ट से अपील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं जा सकती हैं। जो वहां पे कोर्ट्स बनाए गए हैं प्रॉपर, आप जितनी भी प्रोविंशियल अपील्स हैं आप वहीं पर लेके जाओ। सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्टैब्लिश है उनके पास कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट्स की अपील नहीं जा सकती हैं। एंड फिफ्थली, इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। यहीं तक नहीं, गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उनके पास ये पावर दे दी गई कि वो जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल्स हैं उनके लिए भी नियम बना सकते हैं और उनके लिए भी रेगुलेशंस बना सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। नेक्स्ट ही जो है वो आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और इसके जो फीचर हैं, इसमें जो सबसे मेन फीचर है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को सबसे पहले सेपरेट किया। इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आपका कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऐसे मिक्सअप नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरीके से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी ज्यादा फायदा हो रहा था। और आप एक ये भी चीज समझो कि यूके गवर्नमेंट को भी कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर क्राउन को, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी जो है इतने बड़े टेरिटरी पे जो है रूल कर रही है। ऑब्वियस ये बात है कि आप सोचो कि वो कितना प्रॉफिट ले जा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को दोनों अलग करो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो जितने भी कमर्शियल फंक्शन है वो मैनेज करेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दैट विल बी सिटिंग इन पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, और उन्होंने एक नई बॉडी बनाई दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये जितने जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये जितने भी पॉलिटिकल अफेयर हैं वो मैनेज करेंगे। और अगर हम देखें, अगर आप देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, तो एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया जो कमर्शियल फंक्शन देख रहा है, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया जो पॉलिटिकल फंक्शन देख रहा है। अब ये जो डुअल गवर्नमेंट हो गई एक तरीके से, अब EIC के ऊपर जो है वो बेसिकली एक डुअल गवर्नमेंट थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को उन्हें कमर्शियल अफेयर के बारे में बताना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितने भी पॉलिटिकल अफेयर है भाई हम वो देखेंगे। उन्होंने सीधे सीधे यूके की जो पार्लियामेंट है उन्होंने डबल बॉडी डुअल गवर्नमेंट का जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लॉ एनफोर्स कर दिया। इस लॉ के अंदर पहली बार इंडिया को दिखाया गया एज अ ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। पहली बार यहाँ पे इंडिया को एक इस तरीके से दर्शाया गया कि ब्रिटिश जो इंडिया है वो बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर है, ब्रिटिश की एक कॉलोनी है। इस तरीके से इसमें दिखाया गया एक्ट ऑफ 1784। अब आता है एक्ट ऑफ 1786। तो 1786 में बेसिकली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय के, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपने पढ़ा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैं उसको भी कवर करूंगी जब मैं हिस्ट्री की वीडियोस डालूंगी। तो कॉर्नवालिस ने काफ़ी सारे काम भी किए, काफ़ी सारे अच्छे काम भी, रेगुलेशंस भी लाए हैं इंडिया में। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि जो गवर्नर की जो काउंसिल थी 4 मेंबर की, तो इसके पहले जो ये नियम था कि अगर काउंसिल को कुछ पसंद ना आया तो वो गवर्नर जनरल की भी फैसलों को ओवरराइड कर सकता है। बट यहाँ पे स्पेशली जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उन्होंने कहा कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल इन सम स्पेशल केस। और सेकेंडली जो उन्होंने कहा कि वही कमांडर एंड चीफ रहेंगे, जब तक कि जो गवर्नर जनरल है वही सेम जो है कमांडर एंड चीफ भी रहेगा, और उनके पास ये पावर होनी चाहिए कि मैं जो है काउंसिल के फैसलों को जो है ओवरराइड कर सकूं अगर कोई स्पेशल केस आ रहा है तो। अब नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसके फीचर्स कुछ ये हैं कि ऑब्वियसली जो ओवरराइडिंग पावर थी गवर्नर जनरल की ओवर द काउंसिल वो तो मिल ही गई उनको। ये जो है और स्ट्रेंथन कर देता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उनके सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, जैसे कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज हैं, जो वहाँ के गवर्नर्स हैं, उनके ऊपर और ज़्यादा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनकी पावर स्ट्रेंथन हो गई। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास है वो अपने मन से कोई भी चीज़ या फिर कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। और ये जो है दिस एक्ट एक्सटेंडेड द मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 पीरियड्स। अब ये क्या है कि इस एक्ट के तहत वहाँ यूके से इनको और 20 साल तक के लिए मतलब एक्सटेंसिव मोनोपोलाइज ट्रेड करने की जो है परमिशन मिल गई विद इन इंडिया।
इसने जो एक और काम किया कि चीफ कमांडर एंड चीफ, जैसे कि आपने अभी 1786 के एक्ट में देखा कि कॉर्नवालिस ने कहा कि कमांडर एंड चीफ जो है वो गवर्नर जनरल ही होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि कमांडर एंड चीफ गवर्नर जनरल तो होगा, बट गवर्नर की काउंसिल में तब तक अपॉइंट नहीं किया जाएगा जब तक कि काउंसिल खुद उसको अपॉइंट नहीं करती है, ठीक है। वो कमांडर एंड चीफ है, बट जरूरी नहीं है कि वो मेंबर ऑफ काउंसिल भी हो, गवर्नर जनरल काउंसिल भी हो। जो फिफ्थ था, इसने क्या किया कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अभी आपने पीछे देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, डुअल गवर्नमेंट जो बनाई गई थी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो उनके स्टाफ हैं उनकी जितनी भी सैलरीज हैं और जितने भी उनको पेंशन जो भी मिलनी है वो सारी की सारी इंडियन रेवेन्यूज जो आ रहे हैं उन्हीं के थ्रू पेड की जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी पे नहीं करेगी उन्हें। अब देखो धीरे धीरे किस तरीके से जो है एक एक लॉज बनाए जा रहे हैं, एक एक रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है अब जो EIC है जो कि एक ट्रेड करने आई थी सिर्फ, अब वो धीरे धीरे कैसे पावर में आई और किस तरीके से अब वो यहाँ की चीज़ों को रेगुलेट करना भी शुरू कर रही है। तो अब आता है हमारा 20 साल के बाद नया चार्टर ऑफ 1813, जिसके तहत जो ट्रेड मोनोपोली है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई। अब क्या है, ट्रेड मोनोपोली खत्म कैसे की गई, जैसे कि पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ये पूरी अथॉरिटी थी कि वही ट्रेड करेगी, बट अब अदर कंपनियां जो हैं वो भी आकर भारत से ट्रेड कर सकती हैं, और इस तरीके से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, अब देखो आप धीरे धीरे क्या होगा ना कि जैसे जैसे 1858 आता जाएगा EIC के पास जो पावर है वो कम होती जाएगी, और जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश पार्लियामेंट है उनके पास जो है पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। वो कैसे EIC से टेक ओवर होकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को जाती है, आप ये देखोगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहला फीचर यही है कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया उसको खत्म कर दिया गया। अब इंडियन ट्रेड जो जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट हैं उनके लिए खोला गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ सिर्फ एक ये है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेडिंग थी टी में उसको बरकरार रखा गया। सब सारे अदर मर्चेंट को ये तो कहा गया कि ठीक है आप इंडिया से जाके ट्रेड करो, लेकिन चाइना के साथ जो टी ट्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। आप सेकंड पॉइंट जैसा देख सकते हो, सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। अब ब्रिटिश क्राउन जो है वही सुप्रीम है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इस एक्ट ने क्रिश्चियन मशीनरी को ये परमिशन दे दी कि आप इंडिया में जाओ और वहां के लोगों को एनलाइटन करो, वहां के लोगों को जाके पढ़ाओ। फोर्थ वन इज कि इट प्रोवाइडेड द जो कि वेस्टर्न एजुकेशन है इंडिया में, जितने भी इनहेबिटेंट हैं यहाँ ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, तो आप वेस्टर्नाइजेशन का जो है, वेस्टर्न एजुकेशन का जो है इंडिया में जो है उसको प्रमोट करो। यही मेन रीजन था क्रिश्चियन मशीनरी को मतलब इंडिया में परमिशन देने का। और फिफ्थ पॉइंट इसका ये है कि इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन। अब क्या है कि जो लोकल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है, लोकल गवर्नमेंट वो जो है टैक्सेस लगा सकती हैं, और कोई भी ऐसा पर्सन है जो टैक्स नहीं दे रहा है, जो टैक्स नहीं भर रहा है, उसको पनिश भी कर सकती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल टैक्स। ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये 5 चीज़ जो है वो आपकी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हुई। ये डायरेक्टली आता भी है, जैसे पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि क्रिश्चियन मशीनरी वाज अलाउड टू कम इन इंडिया फॉर एनलाइटमेंट ऑफ पीपल बाय विच चार्टर एक्ट, या फिर लिख ही देगा उसमें कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, और आपको ये पता लगाना होगा स्टेटमेंट सही है कि गलत है, या फिर इस तरीके से काफ़ी टाइम UPSC जो क्वेश्चन मतलब घुमाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे मोनोपोली खत्म कर दी, टी ट्रेड जारी रखा, उसके बाद क्रिश्चियन मशीनरी को परमिशन मिल गई, लोकल गवर्नमेंट अब ऑन पर्सन टैक्स इंपोज कर सकती हैं, एंड दोज हु विल बी पनिश जो टैक्स नहीं भरते हैं। Now come the Charter Act of 1833. This is very important because it is the charter where Governor General of Bengal was made Governor General of India, और उसके पास जितने भी सिविल और मिलिट्री पावर थे वो सारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। अब यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब क्योंकि काफ़ी सारे उस समय तक जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो चुके थे, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा। तो यहाँ अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और उसके पास सारी की सारी सिविल और मिलिट्री पावर दे दी गई। एंड द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अब सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो बने कौन, वो थे विलियम बेंटिक। अब क्या था कि द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मैड्रास, उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो उनसे छीन ली गई। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ही एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर है फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। वही जो है सारे पूरी ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बनाएगा, जो भी नियम है, जो भी लॉज हैं इंप्लीमेंट करने, वो सारे के सारे काम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा। इसके पहले जो, जैसे कि आप देख रहे होगे कि इसके पहले जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे थे उनको रेगुलेशंस कहा जा रहा था, लेकिन 1833 के बाद जितने भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई भी एक्ट मतलब कोई भी नियम कानून बनाता है उनको एक्ट्स कहेंगे। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो हमने लास्ट में देखा था 1813 में कि मोनोपोलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश ट्रेड को खत्म कर दिया गया, बट टी ट्रेड विद चाइना हैज़ बिन रिमेन्ड। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको खत्म करके उसको प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स, हिज सक्सेसर, उनकी टेरिटरीज को इंडिया के अंदर जो है वो बस एक मतलब आप कह लो देख रेख कर रही है, फिर इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया।
यहाँ पे इस एक्ट के तहत एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ कि यूपीएससी, मतलब यूपीएससी तो अभी है, आप कह लो सिविल सर्वेंट के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनको ओपन कंपटीशन के तहत मतलब तरीके से किया जाए, और इंडियंस को भी यहाँ पे मौका मिले कि वो भी ब्रिटिश जो है कंपनी में एक कोई भी ऑफिस एम्प्लॉय या फिर कोई भी प्लेस होल्ड करें। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए इसको जो है इस प्रोविजन को खारिज कर दिया गया। ये मतलब फिर इसको इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाया गया, ना ही इस पर कुछ आगे बात हुई। नेक्स्ट जो है वो आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये जो है चार्टर एक्ट के सीरीज में जो है सबसे लास्ट एक्ट था। अब ये सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लैंडमार्क है। अब इस एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उनके जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे ना, उन दोनों को अलग कर दिया गया। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो दोनों ही फंक्शन देख रही थी, एग्जीक्यूशन भी देख रही थी और लेजिस्लेशन भी देख रही थी। बट अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है बनाया गया, जिसको जो आगे चलकर जो है इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। अब क्या है कि इस काउंसिल में 6 मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, और यही लेजिस्लेशन का सारा काम देखेंगे, और बाकी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को आपके देखेगी। और द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट, ये मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करेगी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम स्पेशल फंक्शन और जितनी भी स्पेशल मशीनरी, स्पेशल प्रोसेस होंगे लेजिस्लेशन के, वो सारे के सारे जो है जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वही हैंडल करेगी। Now, secondly, this Charter Act introduced a open competition system of selection and recruitment of civil servant. अब यहाँ पे देखो लास्ट एक्ट में जो है, क्योंकि इस चीज़ को मना कर दिया गया था, बट इस एक्ट में जो है एक ओपन सिस्टम सिलेक्शन का ले आया गया और रिक्रूटमेंट सिविल सर्वेंट का ले आया गया, और अब जो है ये इंडियंस के लिए भी ये सर्विसेज ओपन कर दी गई थी। अब ये कैसे मतलब ये मैकुले कमेटी की रिपोर्ट 1854 में आती है, उसके तहत जो है द कमेटी ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो बनाई जाती है। अब क्या है कि थर्डली पॉइंट जो ये है, It extended the company's rule and allow it to retain the possession of Indian territory on the trust for British Crown. इसने कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं मतलब अनाउंस किया है, या फिर प्रीवियस जो चार्टर आए हैं उनका कुछ नहीं है, बस ये है कि जो कंपनी रूल है कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, जब भी यूके पार्लियामेंट को लगे। ये अभी कंपनी कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी जो है ब्रिटिश जो मिलिट्री है या फिर ब्रिटिश जो क्राउन है वो ओवरटेक कर सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। वैसे अगर आप देखोगे धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे ही आने वाले समय के चार्टर एक्ट आते जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे उनका कमर्शियल फंक्शन खत्म होता है, अब वो प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गए हैं, और अब जो है प्रॉपर गवर्नर जनरल की काउंसिल और लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन की अलग अलग काउंसिल्स बन चुकी हैं। अब यहाँ पर सिविल सर्वेंट के भी ओपन एग्जाम होने लगे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, और अभी 1858 का जो एक्ट आएगा वहाँ पे आप देखोगे कि ब्रिटिश ने जो है डायरेक्टली पूरा जो भी गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने हाथ में ले ली है। तो यहाँ तक तो आपका फर्स्ट जो हेडिंग के अंदर था कंपनीज रूल, जो कि 1773 से लेकर 1858 तक चला था, वो मैंने कवर किया है। बट देयर विल बी अ सेकंड पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन विच आई विल कवर